विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 के लिए जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से एक सैंपल पेपर अपलोड किया गया है, उस सैंपल पेपर के हल को समझेंगे। आज हम अर्थशास्त्र विषय के सैंपल पेपर को हल करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये निर्देश हैं। यह हूबहू उसी प्रकार का प्रश्न पत्र है जिस प्रकार का वार्षिक परीक्षा में आपको प्रश्न पत्र प्राप्त होगा। तो हम इसके हल को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए में एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिताओं का योग क्या कहलाता है। तो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का जब हम उपयोग करते हैं और उसकी जो उपयोगिता है अलग अलग इकाइयों से मिलने वाली, उनको जोड़ देते हैं तो कौन सी उपयोगिता मिलती है? कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कुल परिवर्ती लागत तथा कुल स्थिर लागत का योग कहलाता है। तो कुल परिवर्ती लागत और स्थिर लागत दोनों का योग क्या कहलाता है? कुल लागत कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें कहा गया है कि जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है, जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब स्थिति होती है, कौन सी होती है? तब अधिमांग की स्थिति होती है। अगला प्रश्न है बाजार कीमतों पर जीडीपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने पर प्राप्त होता है। तो बाजार कीमतों पर जीडीपी में से यदि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हटाया जाए तो क्या प्राप्त होता है? साधन लागत पर जीडीपी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए नकद कोष अनुपात CRR 20% है, तो 100 रुपए की जमाओं के पीछे हमारे बैंक को कितना रुपया नकद कोष में रखना होगा? तो जब CRR का रेट 20% है तो 100 रुपए जमा पर कितना रखना होगा? 20 रुपया नकद कोष में रखना होगा। अगला प्रश्न है MPC का मान क्या होता है? तो MPC का मान होता है 0 से 1 के बीच में। हम आगे जो प्रश्न है उनकी भी चर्चा करेंगे। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी इसको यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ भी चिन्हित किया हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अवसर लागत को रिक्त स्थान लागत भी कहा जाता है, तो यहाँ पे भरना है वैकल्पिक। अवसर लागत को वैकल्पिक लागत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षैतिजीय मांग वक्र के समस्त बिंदुओं पर मांग की रिक्त स्थान लोच होती है। तो जो क्षैतिज मांग वक्र होता है उसके सभी बिंदुओं पर मांग की लोच कैसी होती है? अनंत होती है। यह कौन सी स्थिति कहलाती है? पूर्णतः लोचदार मांग की होती है, तो यहाँ भरना है अनंत। वही नियम जो रिक्त स्थान काल में लागू होता है उसे परिवर्ती अनुपातों का नियम कहते हैं। तो वही नियम कौन सा? जो परिवर्ती अनुपातों का नियम है उसे हम अल्पकाल वाला रहता है, यानी जो नियम अल्पकाल में लागू होता है उसे हम परिवर्ती अनुपातों का नियम कहते हैं, तो यहाँ भरना है अल्प। अगला प्रश्न है ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग और बर्तन बनाने के लिए तांबे का प्रयोग, ये कैसी वस्तुएं कहलाती हैं? तो ये यहाँ रिक्त स्थान भरना मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप रिक्त स्थान में परिवर्तन है, तो यहाँ भरना है बचत में परिवर्तन है। किसी भी देश का कुल राजस्व 8 लाख करोड़ है और कुल राजस्व प्राप्तियां 6,50,000 करोड़ हैं, तो राजस्व घाटा कितना होगा? राजस्व घाटा ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होता है? कुल राजस्व व्यय में से कुल राजस्व प्राप्तियों को घटा देते हैं, तो यहाँ पे निकल के आएगा 1,50,000 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं सत्य प्रश्नों की। पहला प्रश्न है चाय तथा कॉफी एक दूसरे के लिए स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। यह कथन सत्य है, क्योंकि चाय और कॉफी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। यदि हमें कॉफी की कीमत ज्यादा लगती है तो चाय का उपयोग कर लेते हैं, और चाय की कीमत ज्यादा लगती है तो हम कॉफी की मांग को बढ़ा देते हैं। अगला प्रश्न है सीमांत लागत वक्र U आकार के होते हैं। यह कथन भी सत्य है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है। यह कथन भी सत्य है। औसत उपभोग प्रवृत्ति APC बराबर S/Y होती है। यह कथन असत्य है, क्योंकि APC बराबर होती है C/Y की।
यानी कि उपभोग बटे आय के बीच जो संबंध होता है वह औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है, मान लीजिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी बराबर 0.8 है, तब सरकारी व्यय गुणक 1/1 ऋण सी बराबर 5 होगा। यह कथन सत्य है। यदि आप इसको हल करेंगे, जहां एमपीसी इसकी मान को भरेंगे तो अंत में आपका ये उत्तर 5 आ जाएगा, तो हम इसको सत्य कहेंगे। अगला प्रश्न है, किसी वर्ष भारत का निर्यात $150 मिलियन और आयात $240 मिलियन है, तो व्यापार संतुलन $300 मिलियन होगा। यह कथन असत्य है, क्योंकि व्यापार संतुलन ज्ञात करने के लिए हमें निर्यात में से, यहाँ क्या है, निर्यात में से आयात को घटाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो निर्यात है वह $150 मिलियन है और आयात $240 मिलियन है। इनको घटाएंगे तो ये $90 मिलियन बचेंगे ऋण के, यानी यहाँ पर जो व्यापार घटा हुआ है। और यहाँ पर ये कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ दिया है $390 मिलियन होगा, जबकि ये क्या होगा, $90 मिलियन होगा, इसलिए कथन असत्य है। आगे हम बात करते हैं सही जोड़ी मिलान की। आप यहाँ पर तीर के माध्यम देख सकते हैं, समझाने का प्रयास किया है। उपयोगिता की जोड़ी बनेगी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता से। सीमांत उपयोगिता की जोड़ी बनेगी कुल उपयोगिता में परिवर्तन से। सीमांत उत्पाद की जोड़ी बनाना है डेल्टा टीपीएल बटे डेल्टा एल, यहाँ पर कुल उत्पाद में परिवर्तन और बटे श्रम की इकाइयां। इसके बाद में महामंदी का वर्ष 1929 है। जॉन मेराड कीन्स का जन्म वर्ष 1883 है। मुद्रा की पूर्ति की जोड़ी मिलाएंगे नकदी एवं बैंक जमाओं से। कुल संप्राप्ति की जोड़ी बनेगी P गुणा Q से। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक ये समझ लिए हैं। आगे के लिए जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जैसे आप प्रश्न देख लीजिए, इनके उत्तर अभी मैं समझा रहा हूँ। बजट सेट किसे कहते हैं, पूर्ति की लूज का सूत्र लिखिए, बाजार संतुलन का केवल चित्र बनाइए, और किसी देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी 5 लाख करोड़ है, उस वर्ष मूल्यह्रास 50,000 करोड़ है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी ज्ञात कीजिए। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखिए। औसत बचत प्रवृत्ति क्या है और अवमूल्यन किसे कहते हैं। तो हम इसके एक एक करके इनके उत्तर को समझते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, बजट सेट किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि बजट सेट दो वस्तुओं के उन सभी बंडलों का संग्रह है जिन्हें उपभोक्ता प्रतिनिधित्व बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। एक बार दोहरा दे रहा हूं कि बजट सेट दो वस्तुओं के उन सभी बंडलों का संग्रह है जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। अगला प्रश्न है कि पूर्ति की लोच का सूत्र लिखिए। तो पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर इसे निकाला जाता है, यानी पूर्ति की लोच को ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र है, यहाँ पे हम ऐसे बता देंगे, ES बराबर यानी कि पूर्ति की लोच बराबर पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अगला प्रश्न, बाजार संतुलन का चित्र बनाइए। तो बाजार संतुलन का चित्र बनाने के लिए आप देख सकते हैं, हम इस प्रकार से एक एक्स अक्ष बनाएंगे, वाई अक्ष बनाएंगे। एक्स अक्ष पर मात्रा और वाई अक्ष पर कीमत को दर्शा देंगे। एक यहाँ पर मांग वक्र, क्योंकि मांग वक्र बाएं से नीचे गिरता होता है, और एक SS वक्र यानी कि पूर्ति वक्र बनाएंगे, और दोनों का जहां संतुलन होगा उसको हम E लिख देंगे। यहाँ से ये लाइन खींच देंगे, ये यहाँ पर वाई अक्ष को स्पर्श करेगी, जिसको हम P बिंदु नाम देंगे, और एक्स अक्ष को स्पर्श करेगी, उसे Q बिंदु का नाम देंगे। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखा भी है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं कि बाजार संतुलन वह स्थिति है जहां मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ पर जो E बिंदु है, यहाँ पर बाजार संतुलन की स्थिति है। आपको केवल यहाँ चित्र बनाना है, तो आप इतने चित्र को बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP 5 लाख करोड़ है, उस वर्ष मूल्यह्रास 50,000 करोड़ है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP ज्ञात कीजिए। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इनकी NNP निकालने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद इन GNP में से मूल्यह्रास को घटाते हैं। यहाँ पे दिया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद 5 लाख करोड़ रुपया और मूल्यह्रास दिया है 50,000 करोड़। इसका सूत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ऋण मूल्यह्रास। इनको घटाएंगे, क्या निकल के आएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होगा
4,50,000 करोड़। आपको इतना विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको बस यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। आप तो यहाँ पर इतना भी लिख देंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर एनएनपी बराबर 4,50,000 करोड़, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न है कि औसत बचत प्रवृत्ति क्या है। तो औसत बचत प्रवृत्ति एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एपीएस एक आर्थिक अवधारणा है जो यह दर्शाती है कि किसी व्यक्ति या समाज की आय का कितना हिस्सा बचत के रूप में जमा किया जाता है। इसे हम सूत्र के रूप में बता सकते हैं, औसत बचत प्रवृत्ति बराबर बचत बटे आय, एपीएस बराबर एस बटे वाई, ऐसा भी लिख सकते हैं। यह अनुपात दर्शाता है कि आय के प्रत्येक इकाई में कितनी इकाई बचत के रूप में जमा की जाती है। तो ये औसत बचत प्रवृत्ति हो गई। अगला प्रश्न है अवमूल्यन किसे कहते हैं। अवमूल्यन एक शाब्दिक अर्थ है जिसका अर्थ है किसी देश की मुद्रा के मूल्य में कमी करना जिससे उस देश की मुद्रा की विनिमय दर विदेशी मुद्राओं की तुलना में कम हो जाती है। तो अवमूल्यन का अर्थ क्या है कि किसी देश की मुद्रा के मूल्य में कमी करना, उसे हम अवमूल्यन कहते हैं। चलिए साथियों, अब हम उन्हीं प्रश्नों पर फिर चलते हैं जो प्रश्न आप यहाँ देख रहे हैं। जैसे ये प्रश्न भी आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए आप तैयार जरूर कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं इन प्रश्नों को आपको दिखाई दे रहा हूँ। आप चाहें तो जिनके पास ये पेपर नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं, अपनी कॉपी में हल कर सकते हैं। इन प्रश्नों को आप देख लीजिए। अभी हम कुछ ही देर बाद जैसे ये प्रश्न समापन होंगे तो यहाँ पर एक जो प्रश्न है, जो अंकित प्रश्न है, उसको भी हम हल करेंगे। वह प्रश्न आपका 4 अंक प्रदान करेगा। तो 4 अंक वाले प्रश्नों को अभी हम यहाँ पे समझेंगे। आप वीडियो में अभी बने रहिए। जैसे कि ये प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका श्रम का कुल उत्पाद अनुसूची को बताती है, श्रम का सीमांत उत्पाद अनुसूची निकालिए। एक तो ये प्रश्न है और एक इसी के अथवा में प्रश्न है कि निम्नलिखित तालिका श्रम का सीमांत उत्पाद अनुसूची को बताती है, श्रम का कुल उत्पाद अनुसूची निकालिए। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों को हम समझते हैं। पहला प्रश्न इसमें 21वें में है कि निम्नलिखित तालिका का श्रम का कुल उत्पादन दिया गया है जिसमें एल यानी कि श्रम की इकाइयां और टीपी यानी कुल उत्पादन दिया है। हमें क्या निकालना है, सीमांत उत्पादन निकालना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, जो एल की यानी कि श्रम की इकाइयां हैं आप ऐसे लिखी हैं क्षैतिज अवस्था में, उन्हें ऐसे ऊर्ध्वाधर अवस्था में लिख देंगे, ऊपर से नीचे की ओर से लिखते जाएंगे। फिर यहाँ जो कुल उत्पादन दिया है उस कुल उत्पादन को यहाँ लिख लेंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें सीमांत उत्पादन ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि जब श्रम की इकाई 0 है तो कुल उत्पादन 0 हुआ तो सीमांत उत्पादन भी 0 रहेगा। फिर अगली इकाई यानी कि श्रम की पहली इकाई का उपयोग करने से कुल उत्पादन 15 इकाई हुआ तो यहाँ पर हम सीमांत उत्पादन 15 लिखेंगे। अब कुल उत्पादन में अगली इकाई बढ़ाने से कितना वृद्धि होती है, टोटल पहुंच गए हम 35 पर, तो कितनी वृद्धि हुई इनके बीच में, 20 की वृद्धि हुई, तो हम 20 यहाँ लिख देंगे। फिर अगली इकाई को बढ़ाने से यानी श्रम की अगली इकाई तीसरी इकाई बढ़ाने से कुल उत्पादन में कितनी इकाई की वृद्धि हुई, यहाँ से 35 और 50 के बीच में देखेंगे तो 15 की वृद्धि हुई। फिर तीसरे के बाद चौथे श्रमिक को लगाने से कुल उत्पादन में क्या परिवर्तन हुआ, पहले 50 था अब कुल उत्पादन 40 हो गया है, तो यहाँ पर कितना हुआ, ऋण के 10 यानी कि कुल उत्पादन में कमी हो गई है तो सीमांत उत्पादन ऋण के 10 यानी -10 हो जाएगा। इसके बाद श्रम की 5वीं इकाई लगाने से कुल उत्पादन 48 इकाई हो जाएगा, जो कि पिछली इकाई से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। आपको बस इतना इन अंकों को लिखना है और आपके ये 4 अंक बन जाएंगे अगर ऐसा प्रश्न आता है। अथवा वाले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित तालिका श्रम का सीमांत उत्पादन अनुसूची को बताती है, श्रम का सीमांत उत्पादन अनुसूची निकाली। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, सीमांत उत्पादन अनुसूची बताती है, श्रम का कुल उत्पादन निकालना। यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट यानी कि कुल उत्पादन निकालना है, तो यहाँ पे इसको आप समझ लीजिए कुल उत्पादन। तो यहाँ पर एल और एमपी दिया है, एमपी मतलब होता है सीमांत उत्पादन, हमें क्या ज्ञात करना है, कुल उत्पादन ज्ञात करना है। श्रम की पहली इकाई यहाँ भी वही करना है, जो क्षैतिज में है उन्हें हम ऊर्ध्वाधर में लिख देंगे। यहाँ पर एल यानी कि श्रम की इकाइयां, फिर सीमांत उत्पाद को लिख देंगे। अब यहाँ पर हम सीमांत उत्पाद को जोड़ते जाएंगे। कैसे जोड़ेंगे, पहली जो श्रम की इकाई है वहां पर 3 का यानी सीमांत उत्पादन 3 है तो कुल उत्पादन भी 3 इकाई,
श्रम की दूसरी इकाई लगाने से सीमांत उत्पादन 5 प्राप्त होता है, तो 5 और 3 को हम जोड़ देंगे, क्योंकि पहले श्रमिक से 3 इकाई का उत्पादन हुआ और दूसरे श्रमिक से 5 इकाई, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। यहां पर लिखेंगे 8। इसके बाद हम तीसरे श्रमिक में देखते हैं कि यह सीमांत उत्पादन हमें कितना मिला है, 7 मिला है, तो 7 को पुराने इस 8 में जोड़ देंगे, 7 और 8 15 हो जाएंगे। इसी प्रकार चौथे श्रमिक को लगाने से सीमांत उत्पादन 5 इकाई मिला, तो हम 15 जो हमारा पुराना यानी कि पिछली इकाई तक का जो कुल उत्पादन था उसमें 5 जोड़ेंगे और हमारा कुल उत्पादन हो जाएगा 20 इकाई। इसके बाद हम 5वीं इकाई से सीमांत उत्पादन 3 मिला, तो इसे 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 इकाई हो जाएगा कुल उत्पादन। अब हम जो श्रम की 6वीं इकाई है उससे सीमांत उत्पादन कितना मिला, 1 इकाई, तो इसको 23 में 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24 इकाई। तो ये कुल उत्पादन तालिका हमें यहाँ से जो अनुसूची बन जाएगी, आप इस हिसाब से बना सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो 22वां और 23वां प्रश्न है, तो आप इनको भी देख लीजिए। इनको भी आप परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लीजिए। आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया है वो आप एक बार देख सकते हैं। ऊपर क्या लिखा है कि यह हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 के लिए एक नमूना प्रश्न पत्र है, यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर है, जो कि अर्थशास्त्र विषय का है। कला और वाणिज्य दोनों ही, यानी कि कॉमर्स और आर्ट दोनों ही विद्यार्थियों के लिए काम का है। तो आप इसके प्रश्नों को हल कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें जो आपको प्रश्न कठिन लग रहे हों, अभी आप इनको तैयारी कर लीजिए। वार्षिक परीक्षा नजदीक है, आप अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।